नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाई मंजीत सर चैनल पर। तो आइए आज हम देखते हैं कि अनुपात और समानुपात का जो लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम टाइप सी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले टाइप ए और टाइप बी के जो क्वेश्चन हैं वो हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे के वीडियो बनाने में हेल्प मिले। चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। जैसा बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताइए कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बच्चों इसके हमारे पास 2 से 3 मेथड है, जिसमें जो सबसे बेस्ट मेथड होगा वो होगा तीसरा मेथड। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इन तीनों मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट मेथड जो होगा वो तीसरा वाला ही क्यों होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेथड फर्स्ट जो है उसमें मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जिन दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है उनमें से एक संख्या को 2x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को 3x मान लेते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात जो है वो 3:4 बन जाता है। तो हम दोनों संख्याओं में अगर यहाँ 8 ऐड कर दें तो इसके बाद हम देखेंगे कि इनके बीच का जो रेशियो है वो 3 और 4 बन जाता है। आगे की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी बहुत सारे बच्चे इसमें इतना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट का इस पार्ट में। तो बच्चों आज मैं बताता हूँ कि इस तरीके की जब इक्वेशन आपके सामने आ जाती है तो इस इक्वेशन में भी आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि 4 का मल्टीप्लाई 2 में करना और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। कहने का मतलब ये, यहाँ जो आपको x वाली वैल्यू दिख रही है ऊपर और नीचे, पहले इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 और 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9। ये दोनों x की वैल्यू है तो 8 और 9 का जो डिफरेंस निकलेगा वो x निकलेगा। अगर आपको यहाँ एक ही जैसा नंबर दिखता है या कॉमन नंबर दिखता है तो आप सबसे पहले उस नंबर को ही लिखिए और यहाँ जो आपको दो रेशियो दिख रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आप ये देख पाएंगे कि x की वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास वो 8 निकलेगी। इसके बाद क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है उसमें ये पूछा गया है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो दोनों संख्याएं थी उसमें एक थी 2x और दूसरी वाली थी 3x। इन दोनों का टोटल अगर निकालेंगे तो 5x होगा और x की वैल्यू अगर यहाँ पुटअप करेंगे तो 5 और 8 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 40 होगा। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड था। बहुत सारे बच्चे आज भी इस मेथड को यूज करते हैं। मेथड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस ट्रेंड को देखते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपना टाइम कैसे सेव करते हैं। तो ये जो मेथड है नो डाउट अच्छा मेथड है बट टाइम कंज्यूमिंग है। आइए डिस्कस करते हैं दूसरे मेथड पर। इस मेथड में क्या होता है, आपका जो पहला वाला रेशियो था वो 2:3 था, बाद का जो रेशियो था वो 3:4 था। बच्चों इस मेथड को भी बहुत सारे बच्चे आधा अधूरा पढ़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि यहाँ जो चेंजेस होता है वो दोनों संख्याओं में होता है। जैसे आपने यहाँ देखा वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए, तो यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक संख्या में 7 जोड़े और दूसरी संख्या में 8 जोड़े। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस मेथड से कर सकते हैं, बट इस मेथड से करने में उसको हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इस मेथड में करना क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है और इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस है 1 है। अगर इनके बीच का डिफरेंस अलग अलग होता तो क्या करना होता, ऊपर वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, नीचे वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। अभी बच्चों है क्या कि दोनों का डिफरेंस 1 है, तो आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें या नहीं करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनकेस यहाँ आप मल्टीप्लाई 1 का करते हैं तो ये 2:3 ही रहेगा, ये 3:4 ही रहेगा। तो नया जो रेशियो बनने वाला है वो रेशियो चेंज नहीं होगा, ये 2:3 रहेगा और ये 3:4 रहेगा। बाकी आगे इसमें करना क्या होता है, ये जो वैल्यू हमारी 2 से 3 हो गई और ये जो वैल्यू है 3 से 4 हो गई। तो इसमें जो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा है तो यहाँ भी क्या होगा, दोनों संख्याओं में एक जैसा चेंज आएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 की जगह 3 हो गया और 3 की जगह 4 हो गया, यानी कि दोनों में जो टोटल हमारी वैल्यू है वो 1 बढ़ गई। तो इस 1 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में उस 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 8 और वो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जो दोनों संख्याएं थी वो हमारे पास कितनी थी, 3 और 2 5। तो यहाँ से जो 5 की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 40। तो बच्चों
ये है मेथड सेकंड, जिसको आज की डेट में बहुत सारे बच्चे इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो वीडियो है आज का, उसमें हम सबसे ज्यादा इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन को किस तरीके से यूज करेंगे ताकि एग्जाम में हमारा टाइम सेव हो पाए। तो एक बार डिस्कस करते हैं मेथड 3 पर, और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं मेथड 3। इसमें करना क्या होगा, सबसे पहली चीज ये है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो हमें कितना दिया है, 2:3। तो एक बात तो ये क्लियर है कि हमारा जो आंसर आने वाला होगा उसमें अगर हम ये देखें पूछा क्या गया है कि उनका योगफल बताइए, तो 2 और 3 का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो हमारा जो आंसर है, सबसे पहली चीज हमारा जो आंसर है वो डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए डिविजिबल बाई 5? इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या है, संख्याओं का योगफल जो भी होगा वो 3 और 2 5x होगा, और 5x अगर हमारा आंसर है तो ये क्लियर है कि हमारा आंसर किससे डिवाइड होगा, 5 से। बट हम यहाँ ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हैं। सेकंड, आगे अगर हम जाएं, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ें, यानी कि संख्या हमारे पास 2 है, अगर एक संख्या में 8 ऐड किया जाएगा तो दो संख्याओं में 16 ऐड किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन सारे ऑप्शन में हम 16 ऐड कर दें, अगर इन सारे ऑप्शन में हम 16 ऐड कर दें तो फिर इन संख्याओं के बीच का जो रेशियो है वो 4 और 3 हो जाता है। तो 4 और 3 रेशियो हो गया, इसका मतलब इन संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 7x। अगर किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 5x है तो हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो 5 से डिविजिबल होगा। कुछ चेंजेस करने के बाद अगर उनके बीच का रेशियो 4 और 3 यानी कि इनका जो सम है वो 7x है, तो हमारा आंसर जो है वो किससे डिविजिबल होगा, 7 से। तो एक चीज बताइए, अगर इसमें हम 16 ऐड करते हैं तो 26 हो जाएगा, अगर इसमें 16 ऐड करते हैं तो 26 हो जाएगा, और वो जो 26 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे जो 96 यहाँ टोटल बनेगा वो भी 7 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ 16 अगर ऐड करेंगे तो 56 होगा जो 7 से डिविजिबल है, 7 8 56 होता है। और अगर यहाँ 100 में 16 ऐड करेंगे तो 116 होगा, और 116 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें बहुत अच्छे से आता है तो बहुत इजीली ये बता सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। चलिए, जिन बच्चों को मेथड 3 अभी तक समझ में नहीं है एक बार और डिस्कस करते हैं। तो बच्चों को ये कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में अगर 8 जोड़ेंगे तो अनुपात 3 और 4 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल बताइए। तो संख्याओं का जो योगफल होगा वो पहले वाले केस में डिवाइड होगा 5 से, और दूसरे वाले केस में डिवाइड होगा 7 से। बट जब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन को 7 की डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे तब तक प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया होगा, यानी कि संख्याएं 2 हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन होंगे उसमें 16 ऐड करने के बाद ये देखेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ में बहुत अच्छे से क्लियरली ये दिख रहा है कि 40 में अगर 16 ऐड करेंगे तो 56 बनेगा, और 56 जो है वो किससे डिविजिबल है, 7 से। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको इतना सारा मैटर लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहीं से बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि इस मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो समझ आया होगा। आइए 2 से 3 क्वेश्चन और करते हैं इस मेथड पे, ताकि जिन बच्चों को अगर कोई डाउट है तो वो डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। जैसा कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 मेथड पर डिस्कस किए, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें डायरेक्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। अगर इन संख्याओं को 3x और 5x मान लिया जाए, 3x और 5x मान लिया जाए, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्याओं में से 9 घटाना है, दोनों संख्याओं में से 9 घटाना है, तो दोनों में से हमने 9 माइनस कर दिया। ऐसा करने पर इनके बीच का जो रेशियो है वो 12 और 23 बन रहा है। इनका जो रेशियो है वो 12:23 है। अब यहाँ से अभी अपन ने डिस्कस किया था कि ऐसी इक्वेशन बनने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो देखिए डायरेक्टली जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा। आप 23 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 69 होगा, और 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 60 यानी कि 60 होगा। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9x है। तो 9x इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों में वैल्यू कॉमन होती है। जहां वैल्यू कॉमन नहीं है हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे अगर यहाँ प्लस हो माइनस हो ये वैल्यू अलग अलग हो तो फिर कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं।
अभी आप समझिए इन दोनों जगह 9 है तो यहाँ 9 पुट करेंगे और ये देखेंगे कि 12 और 23 में कितने का डिफरेंस है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो डिफरेंस है वो 11 का है। तो यहाँ 9 से अगर 9 को कैंसिल किया जाए तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी बच्चों वो कितनी मिलेगी 11। इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन का जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें पूछा क्या है। उसने कहा है कि तो छोटी संख्या बताइए। तो 3 और 5 के रेशियो में अगर हमें छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है तो वो 3x रही होगी। तो 3x बराबर यहाँ से कितना होगा 33 यानी कि 33। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइए डिस्कस करते हैं मेथड सेकंड पर। मेथड सेकंड जो है उसमें क्या करते हैं, पहला वाला जो रेशियो है 3:5 वो ऊपर रखा जाएगा और दूसरा वाला जो रेशियो है 12:23 इसको नीचे रखेंगे। इस मेथड में हमें करना क्या होता है कि इनके रेशियो का जो डिफरेंस होता है, जैसे इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का है और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आप देख पा रहे हैं 11 का है। तो नीचे वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और ऊपर वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें जो नया रेशियो मिलेगा वो 11 का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो रेशियो मिलेगा वो 33 और 55 का मिलेगा और यहाँ अगर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया जाएगा तो जो रेशियो मिलेगा हमें वो 24 रेशियो 2 का मल्टीप्लाई अगर 23 में अपन करेंगे तो हमें मिलेगा 46। यहाँ हम देखें कि जो संख्या हमारे पास पहले 33 और 55 के रेशियो में थी उन संख्याओं का रेशियो 46 हो गया। तो ऐसा हुआ तो ऊपर से और नीचे तक आने में जो डिफरेंस आया वो 9 का आया, यानी कि 9 यूनिट की कमी हो गई। ये जो 9 यूनिट की कमी हो रही है क्वेश्चन में, उसको जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें उसकी वैल्यू क्या दी है, वो भी एक्चुअल में वैल्यू कितनी दी है 9 ही दी है, यानी कि 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 9 है। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 ही होगी। और उसने पूछा है छोटी संख्या बताइए। तो अब जो हमारा नया वाला रेशियो बना उस नए वाले रेशियो में छोटी संख्या क्या है 33। जब 1 की वैल्यू 1 है तो फिर 33 की वैल्यू क्या होगी 33 ही होगी। तो यहाँ से हम जो मेथड सेकंड है जिसको आजकल बच्चे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वहां से भी हमने फाइंड आउट किया कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फिर से हमें डिस्कस करना है मेथड 3 पर। मैं बार बार इस चीज पर इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग कि मेथड 3 इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। एक बार डिस्कस करते हैं मेथड 3। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं, लास्ट में जाके अगर देखा जाए तो छोटी संख्या बताइए। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले बच्चों कि 5 और 3 का जो रेशियो है उनमें जो छोटी संख्या है वो किस रेशियो में 3 के में। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो पहली कंडीशन तो ये है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि छोटी संख्या 3x के फॉर्म में, यानी कि आंसर हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो क्या हम ये यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि 49 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है और 55 भी जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता। या तो हमारा आंसर ए होगा या हमारा आंसर बी होगा। एक बार अगले वाले पार्ट पे जाते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर दोनों संख्याओं में से आप 9 घटाएंगे, दोनों संख्याओं में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो जो रेशियो है वो 12 और 23 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये जो दो संख्याएं हैं दोनों में से अगर आप 9 माइनस करोगे, अगर आप दोनों में से कितना माइनस करोगे 9, तो जो रेशियो डेवलप होगा वो 12 और 23 बनेगा, यानी कि छोटी संख्या 12 के रेशियो में आएगी और बड़ी संख्या 23 के रेशियो में आएगी। अगर आप यहाँ देखें 27 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास जो बचेगा वो 18 बचेगा और 33 में से अगर आप 9 घटाओगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 24 बचेगा। ऐसा करने के बाद हमें ये देखना है कि 12 से कौन डिविजिबल है, 18 डिविजिबल है 24। तो नो डाउट 12 से जो डिविजिबल है इन दोनों में से वो कौन है 33। तो हम सिर्फ ये बता देंगे, दूसरे वाले पार्ट में हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर डिविजिबल बाय 12 होना चाहिए, बट कब होना चाहिए, ये जो ऑप्शन दिए उनमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 9, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है वो। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें केवल ये दो लाइन पे डिस्कस करना होता है, हमें ये देखना होता है डिविजिबिलिटी के रूल से कि क्वेश्चन किन दो नंबर की डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये थी कि पहले वाले रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा जो नंबर आने वाला है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारा जो आंसर आने वाला है अगर उस आंसर में से हम 9 माइनस करते हैं तो वो जो दूसरा आंसर आने वाला है वो किससे डिवाइड होना चाहिए 12 से डिवाइड होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए बच्चे डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3।
दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो ये जो अनुपात है वो 1 और 2 का हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व किया जाए, जैसा कि हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन में देखा था, बेसिक मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो पहला जो रेशियो था 2:3, अगर हम उस रेशियो को 2x और 3x मान लेते हैं, उस रेशियो को कन्वर्ट कर लेते हैं 2x और 3x में, पहली संख्या में से 2 घटाना है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ना है। अगर ऐसा करेंगे तो ये जो रेशियो है वो 1 और 2 का हो जाएगा। तो संख्याओं का योगफल बताइए। तो संख्याओं का ये जो योगफल है वो 3 और 2 कितना है, 5x है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि संख्याओं का योगफल क्वेश्चन में जो दिया है वो 3 और 2 5x है। तो हमारा जो आंसर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 5 से डिविजिबल है नहीं और ये भी 5 से डिविजिबल है नहीं। सबसे पहले आपको इस सोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ हम अगले पार्ट पर अगर जाएं तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4x, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3x। तो 4x और 3x का जो डिफरेंस है वो x है। सेकंड थिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की जो इक्वेशंस बनती हैं उनमें अगर दोनों साइन सेम हैं तो फिर अलग मेथड होता है सॉल्व करने का, और अपोजिट साइन है तो अलग मेथड होता है। वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसी क्वेश्चन का ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी क्या है, 2 2 जो 4 और 2 1 जो 2, अपोजिट साइन है तो इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आएंगे उनको हमें ऐड करना है। तो यहाँ हम देखेंगे x की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। x की वैल्यू अगर 6 है तो 5x हमारा कितना होगा, 30। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो क्या आंसर आने वाला है, 30। ये हुआ डिस्कस, इसका जो बेसिक मेथड है उस पर हमने डिस्कस किया। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन को अगर लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो किस तरीके से सॉल्व होगा, जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। दो संख्याओं का अनुपात अगर 2:3 है तो बच्चों वो पूछ रहे हैं इनका योग बताओ, यानी कि इनका जो एडिशन है वो 3 और 2 5x होगा। तो सबसे पहली कंडीशन, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। दूसरा वो ये कह रहा है कि पहली संख्या में अगर 2 घटा दें और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दें। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये सोचिए, अगर किसी भी संख्या में पहले 2 जोड़ें और बाद में 2 घटाएं तो संख्या के एडिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नया रेशियो जनरेट हो रहा है वो 2 और 1 3, यानी कि आंसर हमारा किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि संख्या में 2 जोड़ें और 2 घटाएं तो टोटल उसका जो आने वाला है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये चेक करना था कि हमारा आंसर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से। फिर हमें ये देखना था कि पहली संख्या में से 2 घटाएंगे, दूसरी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो एडिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। और बाद में जो रेशियो बन रहा है 2:1 या 1:2 जो बन रहा है, वहां से हमारा आंसर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। तो हम ऐसा ऑप्शन चेक करते जिसमें 5 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी फॉलो होती, और ऐसा केवल ऑप्शन बी में है, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो 5 की डिविजिबिलिटी तो फॉलो कर रहा है बट 3 की डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर इस सोच के साथ में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो विद इन 5 to 10 सेकंड ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं उस पर। तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले ऑफिसर और जवानों का जो अनुपात था वो 3 और 31 था। युद्ध में 6 अफसर या 6 ऑफिसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात जो हो गया वो बाद में 1:13 हो गया। तो बताइए कि युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। तो अगर इसके बेसिक मेथड पे डिस्कस किया जाए तो अगर 3x और 31x ये हम संख्या मान लेते हैं ऑफिसर और जवानों की, इसमें 6 ऑफिसर और 22 जवान मारे गए, यानी कि ऑफिसर की संख्या में कमी हुई 6 की और जवानों की संख्या में कमी हुई 22 की। ऐसा करने के बाद ये जो रेशियो बना वो 1:13 बना। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया जाएगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 13 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 होगा और 1 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 होगा। 39 और 31 के बीच का जो डिफरेंस है वो 8x है। दूसरा काम हमें क्या करना है, 13 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 78 होगा, 78 होगा। 1 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 22 होगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 8 - 2 करेंगे तो 6 आएगा, 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा।
क्लियर? अगर यहाँ अपोजिट साइन होते तो इन दोनों को ऐड किया जाता, अगर यहाँ सेम साइन है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी 7, और वो पूछ रहा है कि युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में जो ऑफिसर थे वो किस रेशियो में थे, 3 के रेशियो में। तो आंसर जो हमारा होगा वो 3x होगा। इट मींस जो आंसर हमारा फाइनल आएगा वो कितना आएगा 21। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड था। तो बच्चों एक बार अगर हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन में कि दिया क्या और उसने पूछा क्या है, तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर केवल 2 सेकंड में आ जाता। देखिए कैसे, उसने पूछा है कि युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। तो आप मुझे एक बात बताइए, युद्ध से पहले जो ऑफिसर थे वो किस रेशियो में थे, 3 के रेशियो में। तो ये तो क्लियर है कि भाई ऑफिसर की संख्या पॉइंट में डेसिमल में तो हो नहीं सकती। तो हमारा आंसर जो है वो डिविजिबल किससे होगा, 3 से। 31 जो है वो 3 से डिविजिबल होता नहीं है, 38 भी 3 से डिविजिबल होता नहीं है, और 28 भी 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या आ गया 21। बच्चों होता क्या है, हम कई बार इतना सोचते ही नहीं है या इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को देखते ही नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आगे से आपको देखना क्या है, एक बार ये देखना है कि इस क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स के अंदर 5 से 6 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है, और मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से चैप्टर हैं, आप हमारे अगले वीडियो में देख पाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर, और वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कैसे करेंगे और ऑप्शन की सहायता से कैसे करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कीजिए। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का जो अनुपात था वो 2:7 था। युद्ध में 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। तो कैप्टन और सिपाही का जो अनुपात था वो 3:10 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन को भी अगर हम बेसिक मेथड से सॉल्व करें और इसको 2x और 7x मानकर चलें जो रेशियो में दिया है, तो युद्ध में 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। तो यहाँ माइनस का 25 और माइनस का 100, ऐसा करने के बाद जो रेशियो बना कैप्टन और सिपाही का वो 3:10 बना। इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 का अगर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20x होगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 21x होगा, और जो x वाली वैल्यू उनका डिफरेंस कितना आएगा, ओनली 1x। दूसरा हम ये समझ पा रहे हैं 10 का मल्टीप्लाई अगर हम 25 में करेंगे तो 250 होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना होगा 300। दोनों के बीच में जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 300 और 250 का जो डिफरेंस है वो 50 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू यहाँ से वो कितनी निकलेगी 50। पूछा क्या, एक बार ये देखते हैं युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी थी युद्ध के बाद। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि युद्ध से पहले सिपाहियों की संख्या कितनी थी। तो युद्ध से पहले जो ऑफिसर और सिपाही थे या कैप्टन और जो सिपाही थे उनका रेशियो 2:7 था। तो युद्ध से पहले जो सिपाही थे वो 7x थे। तो आंसर जो हमारा जाएगा वो 7x, यानी कि 7 5 350, ये युद्ध से पहले। बाकी 100 जो सिपाही है वो युद्ध में शहीद हो गए। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या जो निकलेगी वो 250 आएगी। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा 250। ये बेसिक मेथड है। अब आइए एक बार डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की सहायता से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी थी युद्ध के बाद। तो एक बार क्वेश्चन में ये देखा जाएगा कि युद्ध होने के बाद जो सिपाही थे वो किस रेशियो में थे। तो युद्ध होने के बाद जो सिपाही थे वो किस रेशियो में थे, 10 के रेशियो में। तो एक चीज तो ये है कि हमारा आंसर जो है वो डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए 10। अगर केवल हम इतना देखते हैं तो ए बी सी और डी ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 10 से डिविजिबल हैं। तो हमें क्वेश्चन में जो ऊपर वाला डाटा उसका यूज करना पड़ेगा। युद्ध से पहले जो सिपाही थे वो किस रेशियो में थे, 7 से पहले। तो युद्ध से पहले जो सिपाही थे वो किस रेशियो में थे, 7 के रेशियो में। तो हमारा आंसर जो है वो डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए, बट कब, युद्ध से पहले। तो ये जो हमें सिपाहियों की संख्या दी है वो युद्ध के बाद दी है। तो युद्ध से पहले 100 और ज्यादा रहे होंगे। तो युद्ध से पहले अगर देखा जाए यहाँ सिपाही कितने रहे होंगे 250, यहाँ सिपाही कितने रहे होंगे 350, यहाँ सिपाही कितने रहे होंगे 450, और यहाँ पर सिपाही कितने रहे होंगे 300। यानी कि युद्ध से पहले जो है सिपाही युद्ध से पहले जो सिपाही थे
वो 7 के रेशियो में थे, तो हमारा आंसर जो है वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 7 से। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 250 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, ये भी नहीं है और ये भी डिविजिबल नहीं है। तो आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन की सहायता से और डिविजिबिलिटी रूल की सहायता से जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से और विद इन 5 to 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों को इस मेथड में प्रॉब्लम आती है वो बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं जो हम आने वाले अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो अगली क्लास में यानी कि क्लास 5 में हम डिस्कस करेंगे सी, कुछ क्वेश्चन सी टाइप के हैं और कुछ क्वेश्चन डी टाइप के हैं। तो सी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से भी बचे हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।